अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रहबर एकेडमी में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम साइंस 2 का पहला सबक देखने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन बैंक आया हुआ है। आज हम क्वेश्चन बैंक को देखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। एससीईआरटी का जो क्वेश्चन बैंक है, आज हम पहले सबक के ताल्लुक से क्वेश्चन बैंक में जितने भी सवाल आते हैं उन सवालात को देखेंगे कि सवालात किस तरह पूछे गए हैं। चलिए सबसे पहले बेटा सवाल नंबर 1 जो दिया हुआ है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके मुकम्मल जुमले दोबारा लिखिए। इस हर सवाल के लिए 1 नंबर है और यहाँ पर आपको जुमले दोबारा लिखना बोला गया है। पहला क्वेश्चन है, पहली खाना पूरी। एक नस्ल की हयाती खुसूसियत जीन के जरिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल डैश कहलाता है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जो नस्ल दर नस्ल खुसूसियत ट्रांसफर होती हैं एक जनरेशन से एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक, उसे हम कहते हैं तवारुस। तो हमारे 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 तवारुस आएगा। दूसरी खाना पूरी बोली गई है, इर्तिका यानी डैश। अगर आपने डार्विन का इर्तिका का नजरिया पढ़ा है तो आपको पता है इर्तिका यानी मरहलेवार तरक्की, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी, मरहलेवार तरक्की। अगला सवाल, दर्ज झेल में डैश ये आसारी उजू नहीं है। प्यारे बच्चों, आपने आसारी उजू के बारे में पढ़ा है कि आसारी उजू ऐसे उजू होते हैं जो हमारे जिस्म में मौजूद तो हैं लेकिन उनका कोई बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं है। और आपने इसमें पढ़ा है कि दुम गजा इंसानी जिस्म में पाया जाता है। ये बंदरों में होता है दुम हिलाने के लिए, लेकिन इंसानों में ऐसे कोई काम नहीं है। दूसरा है अकलदार और तीसरा है अपेंडिक्स। ये तीनों जो है आसारी उजू है, लेकिन आपको पूछा गया है आसारी उजू नहीं है, तो यहाँ पे जवाब क्या आएगा आपका? छोटी आंत, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, जमीन के अंदर महफूज जानदारों की बाकियात डैश कहलाते हैं। ये आपने साइंस में 8वीं जमात में भी पढ़ा है और 10वीं जमात में भी पढ़ा है कि जो बाकियात जानदारों के होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रक्का जात कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्का जात। अगला सवाल, अफ्रीका का पहला इंसान नुमा जानवर कहलाया। यहाँ देखिए आपको 4 ऑप्शन है, यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। तो बच्चों अगर आप गौर से देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये आपने सबक में नहीं पढ़ा है। आपने ऑप्शन नंबर सी नेंडरथील और रामापेथिकस पढ़ा है। लेकिन अगर आपको याद होगा कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सवाल में क्या पूछा गया? पहला इंसान नुमा जानवर आपको पूछा गया, पहला इंसान नुमा जानवर। तो पहला इंसान नुमा जानवर कौन सा आएगा? रामापेथिकस आएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामापेथिकस। नेंडरथील जो है ये जहीन इंसान है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा डी। अगली तरफ पढ़ते हैं सवाल की तरफ। यहाँ पे भी आपको बेटा ये पहले सवाल में ही रहता है, पहला जो खानम पूरी सही मुतबादिल होते हैं, उसके बाद जो दूसरा सवाल होता है उसमें 5 सवाल दिए जाते हैं, जिसमें से मुतफर्रिक जुज होते हैं। नाम लिखिए, सही गलत या जोड़ी मुकम्मल कीजिए। तो पहला आपको दिया हुआ है मुतफर्रिक जुज अलग कीजिए। इंसानी हाथ, झिंगुर का पर, बिल्ली का अगला पैर, व्हील मछली का जंफा। बच्चों आपको जैसे ही आपने ये नाम पढ़े तो आपके जहन में एक शक्ल याद आनी चाहिए कि वो शक्ल आपने इसमें पढ़ा है, तशरीही सुबूत में पढ़ा है, और ये शक्ल कुछ इस तरह से थी जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। अब आप देख सकते हैं बेटा तशरीही सुबूत में व्हील मछली के जंफा, चमगादड़ का पंख, बैल का पैर और इंसानी हाथ, ये इर्तिका के सुबूत हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आपको चमगादड़ के पंख के बदले किसका दिया हुआ है? झिंगुर का पर दे दिया है। चमगादड़ के बदले किसका दिया है? झिंगुर का दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? झिंगुर का पर अलग कर देंगे। अगला क्वेश्चन, दरमियानी कड़ी की एक मिसाल। बेटा दरमियानी कड़ी में 3 मिसालें आपकी किताब में दी हुई है, जिसमें से है डकबेल प्लेटिपस, पेरिपेटस और लिंगफिश। तो आप लिंगफिश ले सकते हैं क्योंकि वो आसान है, तो आपने फौरन वहां लिख दिया लिंगफिश। तीसरा सवाल, पहले लफ्ज की जोड़ी को देखकर दूसरे लफ्ज की जोड़ी मुकम्मल कीजिए। कान के अजलात। बेटा कान के अजलात क्या है? आसारी उजू है। अगला बोला है लंग फिश। अभी देखिए हमने ऊपर ही लंग फिश के ताल्लुक से किया है। ये क्या है बेटा? दरमियानी कड़ी है। ये जो है आसारी उजू इर्तिका के सबूत है, तो यहाँ पे भी इर्तिका के जो 6 सबूत है उसमें से एक सबूत लंग फिश के ताल्लुक से क्या होगा? सबूत हो जाएगा दरमियानी कड़ी। अगला सवाल, सही या गलत लिखिए।
गोरिल्ला और चिंपैंजी का इर्तिका तकरीबन 1 करोड़ साल कब्ल हुआ। गोरिल्ला और चिंपैंजी का इर्तिका क्या बोला गया यहाँ पे, 1 करोड़ साल कब्ल हुआ। तो ये सवाल सही है या ये जुमला सही है या गलत, आपको बताना है। तो आप बताएंगे ये जुमला क्या है बच्चों, गलत जुमला है। क्यों? क्योंकि गोरिल्ला और चिंपैंजी का इर्तिका तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख साल पहले हुआ। इसलिए हमारा, अब देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा है सही या गलत लिखिए, तो आप सिर्फ गलत लिखेंगे, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। पर कभी कभी इस सवाल में इस तरह से भी आता है कि गलत जुमले को दोबारा सही करके लिखिए। अगर इस तरह से पूछा जाए कि गलत जुमले को दोबारा सही करके लिखिए, तब आपको वहां लिखना पड़ेगा कि गोरिल्ला और चिंपैंजी का इर्तिका तकरीबन 2 करोड़ 50 साल कब्ल यानी पहले हुआ। चलिए अगले सवाल की तरफ, नाम लिखिए। तमाम 20 अमाइनो एसिड के लिए कोडॉन दरियाफ्त करने वाले हिंदुस्तानी साइंसदान। बेटा पहले सबक में आपको सिर्फ एक ही हिंदुस्तानी साइंसदान के बारे में दिया गया है और आपको वो याद रखना है। तो वो उनका नाम क्या है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो यहाँ पे हमने जवाब लिख दिए नाम लिखने में, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो बेटा ये 10 मार्क्स का, यानी पहले 5 सही मुतबादिल वाला और ये 5 मार्क्स के लिए 10 मार्क्स के जो सवाल आते हैं आपकी किताब के दरमियान में से कहीं से भी लिया जाता है। इसलिए बार बार आपको आपके उस्ताद कहते हैं कि किताब में जो आपको सबक दिए हुए वो सबक को पढ़िए, क्योंकि सबक के अंदर से बेटा ये 10 मार्क्स जो है, अगर आपने इसमें गलत कर दिए तो आपका मार्क्स सीधे कम हो जाएगा। तो आप कोशिश करिए सबक पढ़ने की, कि सबक के अंदर से आप तमाम चीजें देखिए, सबक के अंदर से पूछा है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम भी जो है सबक के अंदर से आया है। गोरिल्ला चिंपैंजी का इर्तिका अगर आपने सबक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये गलत है। तो सबक को अच्छे से पढ़िए ताकि आपको ये यहाँ पे मार्क्स ना कटे। ये है बहुत आसान, लेकिन अक्सर बच्चे यहीं पे मार्क्स क्या करते हैं, अपने गंवाते हैं। चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ। अब सवाल है साइंसी वजूहात का सवाल है। साइंसी वजूहात को के लिए 2 नंबर आते हैं। पहली साइंसी वजूहात दी है, पेरिपेटस को हल्केदार दूधों और जोरदार पैर वाले जानवर के दरमियान राब्ते की कड़ी कहा जाता है। बेटा पेरिपेटस जो है आपको फौरन याद आया, दरमियानी कड़ी की एक मिसाल है। हल्केदार दूधे और जोरदार पैर वाले, बेटा जोरदार पैर वाले आपको जानदार से फौरन याद आया कि जो जोरदार पैर वाले होते हैं उनमें सांस की नालियां पाई जाती है और साथ ही साथ दौरान खून कैसा होता है, उनका खुला होता है। उनका दौरान खून कैसा होता है, खुला। तो अब हम इसमें लिखने के लिए आप पॉइंट बना के लिखिए बच्चों। बहुत सारे बच्चे सही लिखते हैं लेकिन पॉइंट नहीं बनाते हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप पॉइंट बना के लिखिए। तो पॉइंट में पहले सबसे पहले आपको दरमियानी कड़ी की तारीफ लिखना पड़ेगी कि कुछ नबातात और जानदार में चंद जिस्मानी निशानी ऐसी होती है जिसकी बिना पर हम उनका ताल्लुक दूसरे ग्रुप से जोड़ सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, दरमियानी कड़ी। पहले आपने तारीफ लिख ली है, उसके बाद अगला आपको पेरिपेटस के बारे में बताना पड़ेगा कि पेरिपेटस किस किस्म का जानदार है। तो आप यहाँ देख सकते हैं वो मोटी नरम जिल्द और पिछले पैर वाला जानदार है। उसके बाद आपको जोरदार पैर वालों की खुसूसियत बतानी पड़ेगी। बेटा आपको पता है कि जोरदार पैर वाले खुश्की पर, जमीन पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाले आइला है जोरदार पैर वाले। तो इनके जो सांस की नालियां होती है, इनमें सांस की नालियां पाई जाती है और खुला दौरान खून का निजाम होता है। तो यही जो खुसूसियत है, सांस की नाली और खुला दौरान खून, हमें पेरिपेटस में भी दिखाई देता है। किस में दिखाई देता है, पेरिपेटस में। इस वजह से हम कह सकते हैं कि पेरिपेटस जो है हल्केदार दूधों और जोरदार पैर वाले जानवरों के दरमियान क्या है, राब्ते की कड़ी है। देखिए बेटा जो दरमियानी कड़ी होती है, 2 अलग अलग जानवर होते हैं, उनके दरमियान मुशाबिहत होती है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, पेरिपेटस जो है, पेरिपेटस में क्या मुशाबिहत दिख रही है कि इसमें सांस की नाली और खुला दौरानी खून है, जो कि किसकी खुसूसियत है, जोरदार पैर वालों की। आई बात समझ में। चलिए अगला चलते हैं हम। जल थलियों का इर्तिका मछली से हुआ। जल थलियों का इर्तिका मछली से हुआ। बेटा वापस से हम किस में आ गए, दरमियानी कड़ी में। यानी हमें यहाँ पर जल थलियों और मछलियों के दरमियान कोई कड़ी बतानी पड़ेगी, कोई ऐसी खुसूसियत जो मछलियों में भी पाई जाती है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। इर्तिकाई सबूत जो होते हैं बेटा, इर्तिकाई सबूत जानवर के दरमियान दरमियानी कड़ी का काम करते हैं
और हमें उसी दरमियानी कड़ी से पता चलता है कि किस जानदार का वजूद किससे हुआ। लंग फिश जो है बेटा, ये मछली है, लेकिन उसके बाद भी किससे सांस लेती है? फेफड़े से। आपको पता है मछलियां जो होती हैं गलफड़े से सांस लेती है, लेकिन लंग फिश किससे सांस ले रही है? फेफड़े से। तो ये जो है इस बात का सबूत है कि जलथलीय जो है हैवानात मछलियों की जमात से इर्तिका पजीर हुए। उसके साथ ही साथ एक और सबूत ये है कि बच्चों, आपने रक्काजी सबूत का अगर डायग्राम देखा है तो रक्काजी सबूत के डायग्राम में आप ये देखेंगे कि जो मछलियां हैं वो जल थलियों से पहले वजूद में आई। आपने जमीनी सतह और रक्काजात का एक डायग्राम आपको दिया है जिसमें कदीम जानदारों का जमाना, दरमियानी जानदारों का जमाना, जदीद जानदारों का जमाना है। तो बेटा जल थली और मछलियां जो कदीम जानदारों के जमाने में शुमार होता है, जिसमें मछलियां क्या है, मछलियां जो हैं वो जल थलियों से पहले वजूद में आई। तो इस बिना पे हम कह सकते हैं कि जल थलियों का इर्तिका किससे हुआ? मछलियों से हुआ। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मैं वापस से कह रही हूँ बच्चों, पॉइंट बना के लिखिए और मेन पॉइंट लिखना जरूरी है। देखिए सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट मेन पॉइंट है, ये सिर्फ इंट्रो पॉइंट था। और एक और बात, बहुत सारे बच्चे इस तरह से करते हैं कि जैसे ये क्या है बेटा, साइंसी वजूहात है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो साइंसी वजूहात को कंटिन्यू नहीं करते मतलब चौथा पॉइंट नहीं लिखेंगे। बेटा ये लिखना जरूरी है। आप साइंसी वजूहात लिख रहे हो, वजह लिख रहे हो, तो आपको ये लिखना जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पे सवाल क्या था, जल थलियों का इर्तिका मछलियों से हुआ, तो आपको ये लिखना जरूरी है कि इसलिए हम कह सकते हैं कि जल थलियों का इर्तिका मछलियों से हुआ। चलिए अगले सवाल की तरफ। माँ बाप की चंद खुसूसियात उनके बच्चों में दिखाई जाती है। बेटा आपने तवारुस और इर्तिका सबक में आपको पता है, जो हम लोगों ने पहली ही खानापुरी देखी थी, पहली ही खानापुरी हमारी थी तवारुस के ताल्लुक से, कि हमने देखा था कि एक नस्ल की खुसूसियत क्या होती है, दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है। तो बेटा जानदारों में क्या खुसूसियत होती है कि वो अपनी जीन के जैसा नया जानदार तैयार ये जानदार जो है वो अगली नस्लों में मुंतकिल होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप देखोगे तो आपके अंदर कुछ खुसूसियत है, कुछ खूबियां है, शक्ल में, बात करने में वो आपके वालिद से आई होगी और कुछ क्या होगी, वालदा से आई होगी। तो ये खुसूसियत किस वजह से भी, वालदैन के अंदर जो मौजूद जीन था वो किस में ट्रांसफर हुआ, अगली नस्ल में मुंतकिल हुआ। इसलिए इन बच्चों में अमीनो एसिड अपने वालदैन में मौजूद प्रोटीन की तरह ही प्रोटीन तैयार करते हैं। इस वजह से माँ बाप की चंद खुसूसियत बच्चों में भी दिखाई देती है। आई बात समझ में? क्यों हो रहा है? क्योंकि जो जीन है जानदारों में मौजूद वो अगली नस्ल में ट्रांसफर हो रहा है, मुंतकिल हो रहा है, और वही जीन से क्या हो रहा है, अमीनो एसिड जो प्रोटीन तैयार कर रहे हैं वो वालदैन के जैसा ही है। तो हमें ये कह सकते हैं कि माँ बाप की चंद खुसूसियत उनके बच्चों में दिखाई देती है। अगला सवाल अब है दर्ज झेल सवालात, हल कीजिए, हर एक के लिए 2 नंबर आत। तो बेटा पहला है दर्ज झेल की इस्लाहात की तारीफ कीजिए। इस्लाहात यानी टर्म्स दिए हुए हैं। पहला टर्म है नुई तबद्दुल, ये आपने पढ़ा है नुई तबद्दुल। कभी कभी क्या होता है बेटा, जीन जो है वालदेन की तरह अमीनो एसिड तैयार नहीं करते। अभी हमने पीछे साइंसी वजूहात में देखे थे कि अमीनो एसिड से क्या तैयार होते, प्रोटीन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वालदेन के जैसा अमीनो एसिड तैयार नहीं हो रहा है, और कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होता है अपनी जगह गलती से बदल देता है। बेटा आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता है, आपने 9th में पढ़ा है, डीएनए के कुछ कोडॉन होते हैं, 10वीं में भी पढ़ा है, डीएनए के कोडॉन होते हैं, ए कोडॉन है, टी कोडॉन है, सी कोडॉन है, जी कोडॉन है। तो वो कोडॉन जो होते हैं उससे क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बनता है, और वो अपनी जगह क्या होता है, गलती से बदल देता है। तो उस वजह से क्या होता है, छोटा सा फर्क होता है, उसी फर्क को हम क्या कहते हैं, तबद्दुल या नुई तबद्दुल कहते हैं। इसके अलावा आप एक और तारीफ लिख सकते हैं, जीनियाती मादों में अचानक और शदीद तौर पर होने वाली तब्दीली। अचानक और शदीद तौर पर होने वाली तब्दीली को क्या कहते हैं, नुई तबद्दुल। और बेटा एक बात याद रखिए, नुई तबद्दुल होती तो बहुत छोटी सी गलती होती है, लेकिन इस वजह से क्या होता है, जो होने वाली औलाद होती है उसको कोई ना कोई नुई तबद्दुल के जैसे जेनेटिक बीमारी होती है, जिसकी आपने 9वीं में एक मिसाल पढ़े थे, सिकल सेल एनीमिया। और ये याद रखिए, नुई तबद्दुल जनरेशन से जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यानी अगर एक बच्चे को, एक किसी शख्स को सिकल सेल एनीमिया की तकलीफ है,
तो आने वाली नस्लों में भी वो प्रॉब्लम क्या होगी, वो जेनेटिक बीमारी क्या होगी, ट्रांसफर होगी। अगला है ट्रांसलोकेशन। आपने बेटा डीएनए में पेचीदा प्रोटीन में 3 प्रोसेस पढ़े हो, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन आखिरी अमल है, तो पेचीदा प्रोटीन की तैयारी में सबसे आखिरी अमल है। इसमें क्या होता है बेटा, राइबोसोम में जो एमआरएनए होता है, ये क्या होते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रिपलेट कोडॉन फासले के हिसाब से सरकते हैं। अगर आपको याद होगा कि आपने ये देखा है अपना, जैसे ये है आपका आरएनए है, तो बेटा आरएनए में 3 कोडॉन है। मिसाल के तौर पे मैंने एक ये ले ली और दूसरा यहाँ पे ले ली और तीसरा ये ले ली। तो ये बेटा कोडॉन जो है वो खिसकते हैं और खिसक के क्या तैयार करते हैं, जो खिसकने के अमल है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और इसी तरह जब बेशुमार कोडॉन खिसक जाते हैं तो इस तरह से क्या तैयार होता है, पेचीदा प्रोटीन। इस तरह की बेशुमार जंजीरों से क्या तैयार होता है, पेचीदा प्रोटीन। तो यहाँ पे आपको ट्रांसलोकेशन दिया गया है, ट्रांसलोकेशन की आप इतनी ही तारीफ लिखेंगे। अगला सवाल, दरमियानी कड़ी से क्या मुराद है, इसकी कोई 2 मिसाल लिखिए। अभी हमने दरमियानी कड़ी की तारीफ पहली साइंसी वजूहात में देखी थी। तो बेटा वही तारीफ है कि कुछ नबातात और जानदार चंद जिस्मानी निशानियां ऐसी होती है जिनकी बिना पर हम उनका ताल्लुक दूसरे ग्रुप से जोड़ सकते हैं, उसे ही दरमियानी कड़ी कहते हैं। अब बोला गया इसकी 2 मिसाल लिखिए। मैंने आपको बताई थी कि एक लंगफिश सबसे आसान मिसाल है, दूसरी है पेरिपेटस और तीसरी है डक बल प्लेटिपस। अच्छा बच्चों ये देखिए, ये जो सवाल है 2 मार्क्स का, तो मैंने सिर्फ तारीफ लिखी और मिसाल लिख दी। लेकिन अगर ये सवाल 3 मार्क्स के लिए आ रहा है आपको या 4 मार्क्स के लिए, तो आपको पहली मिसाल जो है पेरिपेटस, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसमें कौन से 2 अलग अलग ग्रुप का ताल्लुक है। लंग फिश में आपको बताना पड़ेगा कि मछलियों और जोरदार पैर वालों से उसका ताल्लुक है। इसी तरह डकबल प्लेटिपस से भी बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मार्क्स सिर्फ कितना है, 2। तो आपको पहले सवाल पढ़ना है और सवाल का मार्क्स भी देखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 मार्क्स का सवाल है और पूरा पेज भर के आ जाते हैं। बेटा पेज भर के आओगे पूरा तो भी आपको 2 से 3 मार्क्स नहीं मिलेगा। 2 मार्क्स का सवाल है, जितना सवाल पूछा गया उतना लिखिए। पहले आपने तारीफ लिख दी और 2 मिसाल है, आप 2 से 3 मिसाल लिख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगला सवाल, डार्विन के कुदरती इंतखाब के नजरिए की कोई 2 अहम एतराजात लिखिए। डार्विन के कुदरती इंतखाब के नजरिए के 2 अहम एतराजात बहुत आसान है। सबसे पहला एतराज ये था बेटा कि कुदरती इंतखाबी इर्तिका का जिम्मेदार नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कुदरती तरीके से इर्तिका होगा। और दूसरा ये था बेटा कि मुस्तामिल और गैर मुस्तामिल तब्दीली की वजाहत नहीं की गई। कुदरती इंतखाब में मुस्तामिल और गैर मुस्तामिल तब्दीली की वजाहत नहीं की गई। तीसरा बेटा सुस्त और रफ्तार और अचानक तब्दीली का इजहार नहीं किया गया। कुछ तब्दीलियां ऐसी होती है जो सुस्त रफ्तार होती है और कुछ तब्दीलियां ऐसी होती है जो अचानक होती है, जो कि डार्विन के कुदरती इंतखाब के नजरिए में नहीं था। यहाँ पे 2 एतराजात हैं, आप चाहे तो 3 भी लिख सकते हैं। 3 याद रखिए पॉइंट, ताकि आपको अगर 1 पॉइंट भूल गया तो भी आपके पास 2 पॉइंट रहे। चलिए अगला सवाल, दर्ज झेल जदौल को मुकम्मल कीजिए। जदौल में दिया बेटा जदीद जानदारों का जमाना। जदीद जानदारों का जमाना, वापस से आप उस शक्ल पे जाइए जो शक्ल मैंने आपको पहले बताई थी। कि पहले आपको कौन सी शक्ल बताई थी, रक्काजी सबूत में। रक्काजी सबूत में एक शक्ल नंबर 1.8 है, जमीनी सतह और रक्काजात। उसमें सबसे ऊपर जो जमाना है जदीद जानदारों का जमाना, उसमें शुमार होता है जल परिंदे और पिस्तानियों का। तो यहाँ पे क्या आएगा, परिंदे और पिस्तानिये। फिर उसके बाद है बेटा जल थलियां और मछलियां। ये अभी देखिए हमने पिछले सवाल में देखा था कि जल थलियां और मछलियों का किस जमाने से ताल्लुक है। यहाँ पे हम दरमियानी कड़ी भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हम लिख सकते हैं कदीम जानदारों का जमाना, दोनों ही लिख सकते हैं। क्योंकि जल थलियां और मछलियां एक दूसरे के दरमियान क्या दिखाती है, दरमियानी कड़ी। आई बात समझ में। और यहाँ पर हम कदीम जानदारों का जमाना भी लिख सकते हैं। अगला नोट लिखना है आपको डार्विन के कुदरती इंतखाब के नजरिए में। बेटा सबसे पहले डार्विन का जो कुदरती इंतखाब का नजरिया था, उसमें उसने बताया था जो काबिल है वही क्या होगा, जिंदा रहेगा। और ये
कहाँ से बताया था उसने? हैवानात और नबातात के नमूनों का मुशाहिदा करके बताया था कि जो काबिल है वही जिंदा रहेगा। और उसने बताया, उसने इसका जिक्र अपनी किताब ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में किया था और ये बताया था कि तमाम जानदार लातादाद जानदारों की क्या करते हैं? अफजाइश करते हैं। तमाम जानदार लातादाद जानदारों की अफजाइश करते हैं और वो जानदार एक दूसरे से मुकाबला करते हैं और जिनमें जरूरी खुसूसियत होती है वो बच जाते हैं। ये देखिए, ये आप आम जिंदगी में भी ले सकते हैं बेटा। अगर आप बिल्ली को देखते हैं तो बिल्ली जो होती है वो एक बच्चा कभी नहीं देती, उसके 4 से 5 बच्चे होते हैं, लेकिन उसमें से जिस बच्चे के अंदर सलाहियत होती है वही जिंदा रहता है। एक से मुश्किल से 2 बच्चे जिंदा रहते होंगे जो एक बार के ये दिए हुए हैं। जैसे अगर एक बार में इसने 5 बच्चे दिए हैं तो 5 में से मुश्किल से 1-2 बच्चे जिंदा रहते हैं। यानी जो जानदार में जरूरी खुसूसियत होगी वो बच जाएंगी और जिनमें जरूरी खुसूसियत नहीं है वो मर जाएंगे। अगला, यानी जो बासलाहियत जानदार है वो जिंदा रहते हैं और बाकी मर जाते हैं। जिंदा हैवानात क्या करते हैं? अफजाइश नस्ल। अब जो बच गए वो वापस से क्या करेंगे? अफजाइश नस्ल करेंगे और नए जानदार पैदा करेंगे। फिर वो नए जानदार में जो बासलाहियत होंगे वो जिंदा रहेंगे। इस तरह ये सिलसिला क्या होता है? चलता ही रहता है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब जो सवाल है आपका 3 नंबर के लिए है, हालिया दौर में तवारुसी साइंस किस तरह कारआमद है, आपको बताना है। बेटा तवारुसी साइंस जो है वो किस तरह से कारआमद है? तो तवारुसी साइंस के जरिए हम क्या कर सकते हैं? रक्काजात की उम्र मालूम कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं? रक्काजात की उम्र। मिसाल के तौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि साइंसदानों को जो साइजा है उनको ये मिलते हैं, हड्डियों के ढांचे मिलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर डायनासोर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं अब के, लेकिन साइंसदानों को कैसे पता चला कि वो इतने 1000 करोड़ साल पहले थे? उनके रक्काजात की उम्र मालूम करके पता चला। फिर दूसरा है जीनियाती नुक्स की शनाख्त के लिए भी हम लोग तवारुसी साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जीनियाती नुक्स की रोकथाम और इलाज के लिए। देखिए अगर पता चल गया है कि इस शख्स को ये जीनियाती बीमारी है तो उसका हम इलाज ढूंढ सकते हैं। और चौथा है मखलूतुल नस्ल जानदार और नबातात की तैयारी के लिए। ये आपने बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ा है कि मखलूतुल नस्ल जानदार और नबातात की तैयारी तवारुसी साइंस के जरिए किस तरह की जाती है। दर्ज झेल वेब खाका मुकम्मल कीजिए। इर्तिका के सबूत, पहले ही मैंने आपको बताई थी बेटा, इर्तिका के 6 सबूत है। एक ले लेते शक्लियाती, तशरीही, रक्काजी, जीनियाती, आसारी उजू और आखिरी हम ले लेते दरमियानी कड़ी। ये जिनीन से बना है। आपको याद होगा कि आपको दी गई थी कि इब्तिदाई मरहले में जिनीन में बहुत ही यकसानियत नजर आती है। मछली का जिनीन दिया था, सैलामेंडर का दिया था, कछुए का। लेकिन आगे आप देखते हैं जैसे जैसे वक्त बढ़ता है अगले मरहले में ये मुशाबियत क्या होती है? कम हो जाती है और मुतमासिलत बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये आपको इस तरह से 6 सबूत है इर्तिका के। अगला, कार्बनी पैमाइश जमा की वजाहत कीजिए। बेटा कार्बनी पैमाइश जमा क्या होता है? जब कोई भी जानदार मर जाता है तो उनमें कार्बन जज्ब करने का अमल क्या होता है? रुक जाता है। और C14 कार्बन 14, ये C14 जो है कार्बन का हमजा है। आपने केमिस्ट्री में सबक नंबर 2 में, साइंस 1 में सबक नंबर 2 में हमजा के बारे में पढ़ा है। 9th में भी पढ़ा है और 8वीं में भी पढ़ा है। हमजा है जिसकी वजह से उसका तनज्जुल क्या होता है? जारी रहता है। C12 भी बेटा एक कार्बन का हमजा है जो तापकार नहीं होता है। इस वजह से मुर्दा जानदार में उनका तनासुब क्या होता है? मुसलसल बदलता रहता है। अब जब कोई जानदार मर जाता है तो उनके खत्म होने के बाद उनमें मौजूद C14 की फालियत और C12 और C14 के दरमियान तनासुब मालूम करके जमाने की क्या करते हैं? पैमाइश करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कार्बनी पैमाइश जमा। कार्बनी पैमाइश जमा मतलब बेटा इससे मालूम किया जाता है कि ये जो जानदार है, ये जो मुर्दा जानदार है, वो उसके कार्बन डेटिंग, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कार्बन डेटिंग। कार्बन कितना पुराना है, यानी वो जानदार कितना पुराना है, कितने 1000 साल, कितने करोड़ साल पुराना है, ये उसमें मौजूद कार्बन की फालियत से पता किया जाता है। इस तकनीक का फायदा क्या है बेटा? इस तकनीक के जरिए रक्काजात का जमाना मुतय्यन करने में क्या होती है? आसानी होती है। यानी हमें पता चल जाता है कि ये जो रक्काजात हमें मिले हैं वो कौन से जमाने के हैं।
अगर आप में से कोई बच्चे सीआईडी देखते हैं या कभी देखा होगा, तो सीआईडी में आपने देखा होगा वो एक डॉक्टर सालुके हैं, वो इस तरह से करते हैं कि जो हड्डियों का ढांचा मिलता है तो वो उससे बताते हैं कि ये 1 साल पुरानी लाश है या 4 साल पुरानी है, तो ये बेटा इसी टेक्निक के ज़रिए मालूम की जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में इम्तियाजी फ़र्क, कोई 3 नुकात। देखिए बेटा, पहला फ़र्क है ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे अमल आता है? खुलिया माया के मरकज़े में, और ट्रांसलेशन खुलिया माया में मौजूद राइबोसोम में अंजाम पाया जाता है। यानी यहाँ पे आपको मरकज़ा याद रखना, यहाँ पर राइबोसोम। इस अमल के दौरान डीएनए किसमें तब्दील होता है? आरएनए में तैयार, यानी डीएनए से क्या तैयार हो रहा है? आरएनए तैयार हो रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? आरएनए की मदद से प्रोटीन की तालीफ होती है। तो यहाँ पर डीएनए से आरएनए, यहाँ पर आरएनए की मदद से प्रोटीन की तालीफ। इस एमएल में सिर्फ एमआरएनए हिस्सा लेता है। आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए का काम होता है, लेकिन ट्रांसलेशन में मैसेंजर आरएनए वो ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए को पहुंचाता है मैसेज, और टीआरएनए से राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए की तरफ पैगाम जाता है। तो इस अमल में एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए यानी आरएनए की तीनों किस्में हिस्सा लेती हैं। ये सवाल आपको फर्क देखिए, 3 ही नुकात लिखने हैं, और हर नुकात में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं आगे पीछे। जैसे यहाँ पे ये अंजाम कहाँ पाया जाता है, तो बेटा दोनों का फर्क सामने आना चाहिए। यहाँ जो पहला पॉइंट है उसके सामने कुछ बच्चे क्या करते हैं, तीसरा पॉइंट लिख देते हैं, तो ये फर्क में गलती होती है। फर्क में आपको हमेशा याद रखना है कि जो बेसिक फंक्शन है वो सामने सामने ही होने चाहिए। लीमार्क के नजरिए की मुख्तसर वजाहत कीजिए। बेटा लीमार्क ने जो नजरिया दिया था उसने बताया था कि इर्तिकाई अमल के दौरान जानदारों की कोशिशों और काहली से उनकी जिस्मानी बनावट में क्या होती है? तब्दीली होती है। ये तब्दीली कोशिश से भी हो सकती है और काहली से भी हो सकती है। इस नजरिए के मुताबिक अपने अरसे हयात के दौरान जानदार खुसूसियत को अखज़ करते हैं और उन्हें अगली नस्ल में मुंतकिल करते हैं। जानदार क्या कर रहे हैं? खुसूसियत को अखज़ कर रहे हैं और अगली नस्ल में मुंतकिल करते हैं। तो इस बात को बताने के लिए उन्होंने एक मिसाल दी थी जिराफ की, कि जिराफ क्या होता है? नस्ल दर नस्ल अपनी गर्दन लंबी करके दरख्तों के पत्ते खाता है, जिससे उसकी गर्दन क्या हो गई? और लंबी हो गई। यानी अब आने वाली जो नस्लें हैं जिराफ की, तमाम की गर्दन लंबी है, लेकिन शुतुरमुर्ग जैसे परिंदे पर इस्तेमाल नहीं करते, इस वजह से वो क्या है? कमजोर हो गए हैं, उनके पर क्या हो गए? कमजोर हो गए। तो इन्होंने इस मिसाल के जरिए ये जो अपना तरीका था, लीमार्क का नजरिया या विरासती खुसूसियत का नजरिया, ये पेश किया था। इसी नजरिए को क्या कहते हैं? विरासती खुसूसियत का नजरिया या लीमार्क का नजरिया। लेकिन इसमें खामी होने की वजह से उसे कबूल नहीं किया गया। बेटा इसमें कबूल इसलिए नहीं किया गया कि हर खुसूसियत वो नहीं होती है। अगर हम इस नजरिए को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैं मिसाल के तौर पे औरतों में एक आदत होती है कान में सुराख कराने की, तो ये हिंदुस्तान में जो रस्म है कई सालों से, कई सदियों से चली आ रही है। तो आने वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर भी कान, अगर हम लोग लीमार्क के नजरिया लेते हैं विरासती खुसूसियत का, तो वो खुसूसियत उनके अंदर पहले से मौजूद होनी चाहिए ना, यानी वो पैदाइश के वक्त उनके कान क्या होने चाहिए? छेदे होने चाहिए। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसलिए लीमार्क के नजरिए को क्या कर दिया गया था? रिजेक्ट कर दिया गया। चलिए, अगला सवाल है, रक्काजात का मुताला इर्तिका का एक अहम जुज है, इस बयान की वजाहत कीजिए। बेटा अभी हमने देखा था कि रक्काजात की इम्पोर्टेंट क्या है। रक्काजात जो होता है बेटा इर्तिका का एक अहम सबूत होता है। क्यों? क्योंकि रक्काजात से हमें कदीम जमाने के जानदार के बारे में पता चलता है। अभी समझ लो रक्काजात नहीं होते तो क्या हमें पता चलता कि किसी जमाने में आज से करोड़ साल पहले कई डायनासोर जैसा इतना बड़ा जानवर हुआ करता था? हमें उनके बारे में नहीं पता चलता। साथ ही साथ रक्काजात की मदद से आसार कदीमा के लोग रक्काजात की उम्र का तज्जिया भी कर सकते हैं। यानी वो जो जानदार, अगर किसी जानवर का ढांचा मिला है या किसी इमारत का ढांचा मिला है, तो उसकी मदद से पता चल सकता है कि वो कितने साल पुराना है, यानी कौन सी साल का है। और रक्काजात के मुताले से इंसानी अमल में आसारियत और रक्काजात और दस्ती तहरीरों का जमाना मुकर्रर किया जा सकता है। रक्काजात की मदद से जानदार की साख और रहने के तरीके को जाना जा सकता है।
आपने बेटा हिस्ट्री में मोहनजोदाड़ो की और हड़प्पा की तहजीब और मोहनजोदाड़ो की तहजीब पढ़ी है। ये किस वजह से मुमकिन हुआ? वो तहजीब बहुत पुरानी थी, लेकिन हमको किस किस तरह से पता चला उस तहजीब के बारे में? रक्काज़ात के मुताले की मदद से ही पढ़ा मालूम हुआ। तो हमको मालूम पड़ा कि रक्काज़ात के मुताले से कि वो बहुत ही सिविलाइज्ड थी। इससे पहले वो झुक के चलते थे और हाथों का इस्तेमाल नहीं करते थे। अब वो खाने के लिए, ग़िज़ा के इस्तेमाल के लिए हाथों का इस्तेमाल करते थे। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? अफ्रीका का जो रामापेथिकस था, वो पहला इंसान-नुमा जानवर, क्योंकि वो अब अपनी सीधा, पहले वो झुक के चलते थे, अब वो सीधा चलने लगा, तो उसे हम क्या कहने लगे? इंसान-नुमा जानवर। और इस इंसान-नुमा जानवर की साख किसके तौर पे भी? इंसान के तौर पे, यानी अभी तक इनको एप कहा जाता था, अब इन जानवर को क्या नाम दिया गया? इंसान कहा गया। तकरीबन 15 साल पहले 15 लाख साल पहले सीधे चलने वाले इंसान का क्या हुआ? इर्तिका। ये 15 साल नहीं है, 15 लाख साल पहले है। सीधे चलने वाले इंसान का क्या हुआ? इर्तिका हुआ। और इस इंसान ने क्या की? आग की दरियाफ्त की और दानिशमंद इंसान में इसका शुमार हुआ। और नेंडरथिल नामी जो इंसान था, उसको ज़हीन इंसान तस्लीम किया गया। ये चीज समझ में आ गई? 10 पॉइंट है 5 मार्क्स के लिए। अच्छा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन बैंक में इतना एक ही सवाल 5 मार्क्स के लिए दिया है, लेकिन अगर आप बोर्ड के पेपर का मुताला करें तो इतना बड़ा 5 मार्क्स के लिए एक सवाल नहीं आता है। लेकिन ये आप याद रखिए, इंसानी इर्तिका ये आपको खानापुरी में पूछा जा सकता है। ये पॉइंट जो है, इसमें से कुछ भी आपको खानापुरी में आ सकते हैं, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले सवालात में आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर अटेंड करने का। उम्मीद है आपके तमाम डाउट दूर हो गए होंगे।